Hello students, welcome back to my channel SST by Shweta. Yes student, today we will study class 8 chapter 3 history. Topic name ruling the countryside. रूलिंग द कंट्री साइड मीन्स अब हम यहाँ पर सारा डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने कैसे रूल किया कंट्री साइड में। कंट्री साइड मीन्स देहातों में कैसे कंपनी गई। सेकंड चैप्टर जैसा कि हमने देखा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये जो चैप्टर था इसमें हमने देखा कि किस तरह से कंपनी ने ट्रेड से स्टार्ट किया। भाई आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ आए थे वो ट्रेडिंग के लिए आए थे। उनका मेन पर्पस अर्ली जो उनका मेन पर्पस था वो ओनली ट्रेडिंग का था। वो ट्रेड करने के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने हमारे यहाँ पर आकर के देखा कि हमें यूनिटी की कमी थी, हमें एकता की कमी थी, हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे और हमारे छोटे छोटे प्रोविंसेस, छोटे छोटे जो राज्य जैसे बने हुए थे, अलग अलग उनके राजा थे, है ना, किंग थे, किंगडम्स थे, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी। तो कहते हैं ना, उन्होंने हमारा ये लाभ उठाया। इस तरह से बेनिफिट लेकर के उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर अपनी टेरिटरी बनानी शुरू कर दी, खुद हमारे ऊपर गवर्न करने की उन्होंने प्लान कर लिया। तो स्टेप बाय स्टेप हुआ ये सारी चीज़ें। तो अभी आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से मैं लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से उन्होंने हमारे लोगों को आपस में, कहते हैं ना, फूट डालो राज करो, इस तरह से फूट डाली और बंगाल में मीर कासिम और ये सब इनमें करके और अपना काफ़ी उन्होंने जो है वो, कहते हैं ना, झंडा लहरा लिया, परचम लहरा लिया वहाँ पर। और इस तरह से आते आते एक दिन उनको क्या होता है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं ना, अब ये देखिए, ये उनका फर्स्ट पिक्चर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के लिए। यहाँ से स्टार्ट होता है उनका हमारे ऊपर रूल करना, रूलिंग द कंट्री साइड। देहातों में भी हमारे ऊपर वो रूल किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मुग़ल एम्पायर है, देख रहे हैं ना इसमें पिक्चर में। यस या अब अच्छे से देखिए। और यहाँ पर जो रेड इसमें आपको दिख रहे हैं, रेड ड्रेस में, ये रॉबर्ट क्लाइव हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल। यहाँ पर एक पेपर्स आप देख रहे होंगे, इनको ये हैंड ओवर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पेपर्स हैं, ये दीवानी हैंड ओवर की जा रही है। दीवानी मीन्स, भाई दीवानी बहुत बड़ी चीज़ होती है, फाइनेंस का पूरा जो मैनेजमेंट है वो दीवानी ही है। तो पूरा का पूरा फाइनेंस जो है अब वो किसको दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स को। अब आप देखिए, बाहर वालों को हम अपना घर का पैसा सारा दे रहे हैं कि आप हमारे घर का पूरा मतलब मैनेजमेंट करो। पैसा हम कमा रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं कि भाई आप हमारे ऊपर इस तरह से हमारा खर्चा चलाओगे, हमें क्या खाना है, कितना लेना है, टैक्स क्या देना है, क्या, ये सब अब आप करोगे। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिक्चर है। रॉबर्ट क्लाइव ऑपरेटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, 3 स्टेट्स की इन्होंने यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। और 1765 का है ये, 12 अगस्त, ऑन 12 अगस्त 1765 का ये इवेंट है जो कि हमारे हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। हमने देखा कि हमने किस तरह से अपने, कहते हैं ना, पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, हमने खुद दिया उनको। और खुद दिया भी क्यों, क्योंकि उन्होंने धीरे 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 करके इस तरह से हमारे घर में जगह बना ली, हमें कंपेल कर दिया, हमारे जो एम्पेरियर साहब बैठे हैं इनको मजबूर कर दिया, ये सारा हमने फाइनेंस उनको दे दिया। तो नेक्स्ट अब हम इसके बाद की कहानी देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। ये तो दे दिया, अब देने के बाद ये हमारे साथ क्या करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं। यस, अब क्या करते हैं ये, अब ये मेन हेडिंग हमारी स्टार्ट होती है, द कंपनी बिकम्स द दीवान, जैसा कि पिक्चर में मैंने दिखा दिया आपको। तो ये 12 अगस्त 1765 में मुग़ल एम्पायर ने अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए दीवान ऑफ बंगाल। बंगाल भी, बिहार भी, उड़ीसा भी, ये तीनों चारों एक ही उसमें प्रोविंस में आते थे। और एक दीवान की तरह, एज द दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब सारा कुछ पैसे का लेन देन सब कुछ
कंपनी के हाथों में आ गया, द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के हाथों में आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, द रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है कंपनी के लिए? रेवेन्यू कहते हैं लगान, पैसा जो वसूल रहे थे वही तो रेवेन्यू था। अब वो रेवेन्यू लेते थे हमारे एग्रीकल्चर से, तो रेवेन्यू कहाँ से आता था? द कंपनी मेड एफर्ट्स वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। यानी कि वो चाहते थे कि इतना ज़्यादा जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ज़्यादा हम लोगों से रेवेन्यू जो है वो लें, मतलब बढ़ा दें, हमारे ऊपर जो इंक्रीज़ कर दें, जिससे कि वो यहाँ से फाइन कॉटन, हमारा कॉटन बहुत ही फेमस था, कॉटन सिल्क ये सारे क्लॉथ जो है चीपली यहाँ से ले जा सकें। एंड नंबर 2, विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। यानी कि इन 5 years में कंपनी ने इतना सारी चीज़ें हमारे यहाँ से बॉट की, इतनी सारी कि वो डबल हो गया, पिछला जो वो था रिकॉर्ड उससे बदल गया, डबल हो गया। अब यहाँ पर Bengal economy was facing a deep crisis because artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. अब बंगाल में जो इकोनॉमी थी बंगाल की वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई। क्यों गड़बड़ा गई भाई? क्योंकि वो फेसिस कर रही थी डीप क्राइसिस। जो हमारे आर्टिजन थे, जो हमारे हाथों से बना हस्तकार शिल्पकार जो हमारे थे, वो सारे ब्लेज को छोड़ चुके। क्यों? क्योंकि जब ब्लेज में वो ये सारी चीज़ें बनाया करते थे और कंपनी के जो मतलब कहना चाहिए उनको दलाल कहना चाहिए, उनके जो एजेंट कहना चाहिए, वो उनसे बॉट करते थे चीज़ें, वो भी बहुत ही लो प्राइसेस पे। और एग्रीकल्चर जो था हमारा वो भी शोर्ट साइंस ऑफ कॉलअप्स, वो भी धीरे धीरे घटना शुरू हो गया क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा। अब लोगों को इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा? क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहा भाई क्योंकि वो जो है मेहनत करते थे और उनकी चीज़ों को कम प्राइस पर ले लिया जाता था। तो ये दोनों चीज़ें उस टाइम पर हो रही थी। 1770 में एक टेरेबल फेमाइन जो आया बंगाल में और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। भाई अब उनको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की नीड हुई। क्यों हुई नीड उनको? क्या वो हमारे वेल विशर थे इस वजह से? नहीं, वो हमारे वेल विशर नहीं थे। वो इम्प्रूव क्यों करना चाहते थे? क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारा मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे इंडिया में। भाई इंडस्ट्री तो वैसी इंडस्ट्री तो थी ही नहीं, फैक्ट्री तो थी ही नहीं, बस क्या था ये आर्टिजन वगैरह ये अपना करते थे, ठीक है ना। तो क्या होता है एग्रीकल्चर ही था ऐसा जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता था, और रेवेन्यू मिल सकता था मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ड्रेन कर सकते थे, हमारा फाइनेंस, हमारा पैसा, हमारा मनी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि इसको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करते हैं ताकि हमको अच्छा जो प्रॉफिट हो सके। तो इसमें नंबर 1 उन्होंने किया, most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. कुछ कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे, अधिकारी लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा करो कि इसको इम्प्रूव करवाओ, अगर यही नहीं रहेगी तो हमारे यहाँ आने का मतलब क्या हुआ, हमें रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा जब इनके पास ही नहीं होगा। तो उन्होंने ये सब किया और in 1793 द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। तो कंपनी ने क्या किया कि इसको इम्प्रूव भी करें। अब हाउ वाज दिस टू बी डन, ये डन कैसे होना था? तो 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, इसी बात पर डिबेट होती रही, बहुत सारा टाइम निकल गया। कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 में
कंपनी ने एक परमानेंट सेटलमेंट लगाया बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट। अब इस टर्म क्या थे इसके सेटलमेंट के? अब परमानेंट सेटलमेंट किस चीज़ का सेटलमेंट है? ये है रेवेन्यू का सेटलमेंट, ठीक है। उन्होंने जो हमारे ऊपर चार्ज लगाए रेवेन्यू के लगान के, उसका परमानेंट सेटलमेंट है। तो इसमें बाय द टर्म्स, इसके टर्म्स क्या थे सेटलमेंट के? राजा एंड तालुकदार। राजा तो समझ में आ गया आपको, किंग्स। अब तालुकदार क्या चीज़ होती है? तालुकदार मतलब 2-3 विलेजेस को मिला करके तालुका बनाते थे, है ना, तालुकदार। जैसे अभी आप हेड ऑफ द विलेज भी कह सकते हो उसको, वो तालुकदार थे। वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, उनको जमींदार का नाम दिया गया हेड ऑफ द विलेज को, ठीक है। ये समझ में आ गया परमानेंट सेटलमेंट क्या था बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है देवर आस्क्ड टू कलेक्ट। अब वो उनको बना दिया गया। अब उनका पहला काम क्या था? ये देवर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी विच वाज फिक्स्ड परमानेंटली। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं भाई, जैसे हाफ ईयरली या एनुअली, ये 2 चार्जेस थे, कहीं एनुअली कहीं वो। तो उसमें क्या था कि हर बार घटते बढ़ते रहते थे कि भाई अभी सपोज अभी 1000 ले रहे हैं, फिर 1100 हो जाएगा, फिर 1200, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता था, बढ़ता जाता था ना, तो पीजेंट को यानी फार्मर्स को भी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। और कंपनी भी सर्टेनिटी नहीं थी कंपनी की कि अभी हमारी इनकम इतनी हो रही है तो फिर अभी कितनी इनकम होगी। कई बार क्या होता था, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ड्रॉट आ गए, फेमाइन आ गए या फ्लड्स आ गए, तो इससे क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर है वो भी उनकी ख़त्म हो जाती थी। तो कंपनी ने यहाँ सोचा कि अगर फिक्स कर देंगे तो ये लोग भी खुश हो जाएंगे कि भाई अभी इतना ही देना है, लगभग कि 5 ईयर तक का कर दिया या 2 ईयर तक का कर दिया, बस इतना ही देना है आपको, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इसका नंबर 2 क्या था, इसका जो पॉइंट, दिस वुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे क्या था ब्रिटिशर्स को कि एक रेगुलर फ्लो बना रहेगा रेवेन्यू का टू द कंपनी एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। और उन्होंने कहा कि अब जमींदारों को भी हम टाइम देंगे, उनको भी फिक्स कर देंगे ना, तो वो क्या करेंगे कि जो है कुछ पार्ट ऑफ इनकम जो है वो अपने जो लैंड पीस है, जो खेत है, उस पर भी इम्प्रूविंग करने में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इम्प्रूव करना, इन्वेस्ट करना मीन्स जैसे कि भाई जो कल्टीवेशन है, जो खेती करते हैं, तो अगर सेम ऐसे ही करते चले जाओगे तो डे बाय डे फर्टिलिटी सॉइल की कम होती चली जाएगी। तो सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए इसमें मैन्योर डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, बढ़िया बढ़िया नाइट्रोजन डालो, पोटास डालो, ये डालो, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसे गांव में बहुत सारी जो लैंड एरिया है उसको मेडिवॉल्स लगवाना है ना, साथ में उसकी वो शेल्टर बेल्ट्स जैसे ट्रीज़ लगवा देना। तो ये बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखें, बनाए रखें। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको ऐसा काम दे देते हैं जमींदारों को कि थोड़ा सा भाई आप इसमें से सेविंग करें और इसको इम्प्रूव कराएं। जब ये इम्प्रूव हो जाएगी तो और ज़्यादा कल्टीवेशन होगा, उनका ये मानना था। लेकिन हमारे जो जमींदार लोग थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आगे देखते हैं। यस, अब यहाँ पर आती है प्रॉब्लम। उनका तो सही था भाई, उन्होंने तो अपना सही अपनी तरह से सोच लिया परमानेंट करने का, लेकिन अब क्या आता है द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है भाई? द जमींदार्स वर नॉट इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। जमींदारों को क्या था भाई, जमींदार तो पहले तो काफ़ी अपना रिच लाइफ जी रहे थे, और ब्रिटिशर्स के आने से उनको क्या था, उनके पास से जो टोटल वो पैसा लेते थे पीजेंट से, रेंट पर देते थे, रेवेन्यू लेते थे, और वो जो उनको देना पड़ रहा था ब्रिटिशर्स को, तो भाई उनकी इनकम तो वैसे भी कम हो गई थी। अब वो अपनी उस इनकम में से उसमें लगाने के लिए एग्री नहीं थे। डायरेक्टली तो उनको कहना पड़ता था ब्रिटिशर्स को कि ओके सर ये सब कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन क्या था, वो उसमें नहीं लगा रहे थे, वो अपने ऐशो आराम में उस पैसे को ले रहे थे। तो क्या हो रहा था, क्वालिटी ऑफ लैंड जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी, है ना। तो ये नेक्स्ट इसमें हेडिंग है द रेवेन्यू फिक्स वाज टू हाई फॉर द जमींदार। अब जमींदारों के लिए भी जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था उनके लिए भी वो हाई था।
हाई क्यों था भाई? उनके शुरू से उन्होंने जो सेपरेट उनको चीज़ को यूज़ किया है, जिस चीज़ को, जिस मनी को, वो उनको शेयर करना पड़ रहा था और मनी तो सेम था भाई, कल्टीवेशन उतना ही तो हो रहा था, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये हो गई प्रॉब्लम। As long as the zamindars could earn by giving out their land to tenant, they were not interested in improving the land. जमींदार जो थे वो अर्न बाई गिविंग आउट देयर लैंड, मतलब जो अपनी लैंड जो है टेनेंट को देते थे। टेनेंट मतलब जानते हैं ना, जैसे पैसे पे ज़मीन देना, आज भी होता है ये हमारे यहाँ, उस टाइम की ही बात नहीं है। जो जमींदार टाइप के मीन्स जिनके पास बहुत एकर्स है अपना लैंड एरिया, और कुछ लैंडलेस भी होते हैं, कुछ स्मॉल फार्मर भी होते हैं। तो स्मॉल फार्मर प्लस जो लैंडलेस फार्मर हैं वो उनके रेवेन्यू पर ले लेते हैं, दामों पर ले लेते हैं, पैसे पर ले लेते हैं, जो ईयरली या हाफ ईयरली, कहीं कहीं पर तो इसका क्रॉपिंग का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि उन्होंने वीट की क्रॉप की तो उसका वीट उन्होंने दिया उसको, कहीं पर मेज हुआ, कहीं कुछ भी क्रॉप का भी दे सकते हैं वो, मतलब ग्रेन के रूप में भी दे सकते हैं या फिर मनी के रूप में भी, ये उनके अपने सेटलमेंट के ऊपर होता है। ये यहाँ पर जो बात चल रही है ये मनी की बात चल रही है, ठीक है ना। तो उन्होंने वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि इम्प्रूव किया जाए लैंड को। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। और विलेज लेवल पर भी जो विलेजर्स थे, जो फार्मर थे, उन्हें भी लगा कि ये सिस्टम जो है बहुत ही ऑप्रेसिव है। मीन्स जो परमानेंट सेटलमेंट था हमारा स्टार्ट हुआ था 1793 में, उसमें ये सारी कमियां थी। इन कमियों को देखते हुए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, आगे न्यू वीडियो मैं जो डालूंगी अब उसमें आपको बताऊंगी कि आगे क्या करेगी। भाई आगे वो चुप बैठने वाले नहीं थे, वो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कोई नहीं जी आपको प्रॉब्लम है तो अभी हम छोड़ देते, नहीं। तो वो क्या करेंगे, आगे कोई और सेटलमेंट देंगे। आगे आने वाले सेटलमेंट के लिए आप आगे आने वाली वीडियो को वॉच करें। ओके बेटा।